बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान की रिहाई के मुतल्लिक क्या सामने आई, इसकी तफसील बयान करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर सदाकत अब्बासी साहब का उस्मान डार की तर्ज पर एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया लेकिन नशर नहीं हुआ। ये एक निजी टीवी चैनल की बिल्डिंग में 2 घंटे क्या कुछ होता रहा और अब इस इंटरव्यू को रोकने के पीछे क्या वजह सामने आई, ये भी बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर राय साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की एक अनोखी ख्वाहिश है और इस अनोखी ख्वाहिश का ताल्लुक तहरीक इंसाफ के जो निशान है, इंतखाबी निशान, उसके साथ है। ये भी कहानी क्या है, ये माजरा क्या है, ये भी हम बताएंगे। और फिर राय साहब, कन्फर्मेशन बार बार की जा रही है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान ज़रूर आएंगे। इसकी क्यों ज़रूरत महसूस हुई, इसका भी जायज़ा लेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन राय साहब, सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर तीन चीज़ें आज बहुत ही अहम हुई हैं और इन तीनों का ताल्लुक इमरान खान की रिहाई के साथ है। राय साहब, खान साहब के मुकदमात जो हैं वो पाकिस्तान की अदालतों में चल रहे हैं और इन मुकदमात में जो दूसरा मुकदमा जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसमें इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं, बल्कि इसी केस के अंदर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जेल के अंदर जो है देर रखा जाएगा। अब खबर ये आई कि साइफर केस के अंदर एक तो जब ये जज के सामने पेश हुए हैं तो एक तो राय साहब मुकालमा हुआ है जज अबुल हसनात साहब और जो पीटीआई के एक वकील हैं उनके दरमियान। और फिर इससे पहले एक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दी गई है और इस दरखास्त के अंदर बहुत सारे कानूनी सुकम मौजूद हैं। वकला की एक बहुत बड़ी टीम है जो इमरान खान को लीड कर रही है, लेकिन इसका नुकसान इमरान खान के मुकदमात पर क्या हो रहा है ये भी मैं आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले राय साहब, जज अबुल हसनात साहब की अदालत है जहां पर यह मुकालमा हुआ है पीटीआई के वकील शहराज रांझा के दरमियान। अब ये शहराज रांझा साहब कौन है? पीटीआई के वकील हैं, मुझे नहीं मालूम, मैंने इनसे पहले इनका नाम नहीं सुना। लेकिन शहराज रांझा साहब अबुल हसनात की अदालत में पेश हुए तो उन्होंने क्या कहा और जज साहब ने क्या कहा। जज साहब ये कहते हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। जुर्म क्या है? अगर जुर्म किया है तो इसकी सजा होगी, नहीं किया तो बरियत मिलेगी। और फिर वो ये भी कहते हैं कि खान साहब के वकील कि इमरान खान को अडयाला जेल मुंतकली की दायर दरखास्त पर हम गलती का इतराफ़ करते हैं। इमरान खान को बताए बगैर अटक से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। अटक से अडयाला जेल मुंतकिल ही नहीं करना चाहिए था। अडयाला जेल के हालात साजगार नहीं, माहौल अटक जेल से बहुत मुख्तलिफ है। अडयाला जेल में 2200 मुलजमान की गुंजाइश है लेकिन 7000 कैदी जो हैं वहां पर रखे गए। फिर वो ये भी कहते हैं कि अडयाला जेल में तो हालात ही मुख्तलिफ हैं। अडयाला जेल में बहुत रश है, अटक जेल में सुकून था। मैंने अटक जेल में लाइब्रेरी, वर्जिश, अखबार की सहूलियात चेयरमैन पीटीआई को दी गई थी। जेल मुंतकली का खामखा तमाशा बनाया गया। अडयाला जेल में कोई कहानी ही नहीं। मैं कल डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के दफ्तर में बैठा हुआ था और मेरे सामने 70 मुलजमान गुजरे। मेरी तो पेट्रोल की पूरी टैंकी जो है वो लग जाती है, लेकिन अटक जेल में समात आसानी से होती थी। इस पर जज साहब ने एकदम कहा कि नोट कर लो कि इन्होंने अपनी गलती जो है वो तस्लीम कर ली है। अच्छा, अब ये नोट तो हो गया। और दूसरी तरफ फिर वो कहते हैं कि अगर साइफर केस का ट्रायल चलाना है जज साहब तो हमें बताएं, नहीं चलाना तब भी बता दें। ट्रायल के लिए वाफर वक्त दे रहा हूं, आपकी कानूनी टीम को समझ ही नहीं आ रही। साइफर केस का ट्रायल बहुत मौसर अंदाज में चलाना चाह रहा हूं। अबुल हसनान रुकन नहीं तो कोई और साइफर केस का ट्रायल कर लेगा। साइफर केस में चलान की नकूल कभी ना कभी तो फराहम करनी है। जुडिशल रिमांड की अहमियत को समझें। चलान आ जाए तो जुडिशल रिमांड गैर मौसर हो जाता है। जुडिशल रिमांड का मकसद चेयरमैन पीटीआई की 14 रोज के बाद उनकी खैरियत जो है वो दरियाफ्त करना होगा। फिर उन्होंने राय साहब एक और बात भी की कि टीम ने, यानी पीटीआई कानूनी टीम ने अदालत की नहीं सुनी। अगर कोई और बेहतर जज लगता है तो ले आए। मैं सीधा और साफ बात करने वाला जज हूं, मुझे कोई शौक नहीं है। मैं अपना अच्छा। हमेशा पेशा वराना काम कर रहा हूं। साइफर केस की समाअत के लिए लंबी तारीख दे देता हूं।
अच्छा, मैंने जब ये मुकालमा सुना है ना राज साहब, तो मेरे ज़हन में ना एक सवाल आया। हम और आप यही कहते हैं ना कि खान साहब को डिलेइंग टैक्टिक्स के निशाने पे रखा हुआ है और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जेल में गुज़ारा जाए। अब जज साहब ने ना ये जुमला कहकर अपना ज़हन बता दिया कि अगर आप चाहें तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लंबी तारीख आपको दे देता हूँ। राय साहब, इस तरह तो नहीं होगा, क्योंकि इसके बदले में एक सवाल उठाया गया है शराज रांझा साहब की तरफ से कि आप उन दिनों का क्या हिसाब दे सकते हैं जो इमरान खान असीरी में गुजारेंगे। राय साहब, यहाँ पर कुछ महीनों की और कुछ हफ्तों की असीरी का मामला नहीं है। हमारी अदालतें जिस कानून को, इंग्लिश लॉ को फॉलो करती हैं ना, यहां पर उस वक्त तक गिरफ्तारी नहीं डाली जा सकती जब तक आपके पास एम्पल्स जो सबूत है वो मौजूद ना हो। हमने अल्ताफ हुसैन के केस में भी देखा, हमने दीगर मुकदमा में भी देखा, यहां पर इस तरह गिरफ्तारियां नहीं होती। हम फॉलो इनको करते हैं। लेकिन राय साहब, इसमें मसला यहां पर यह है कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में जाकर पता चलता है कि जनाब जिस पर कत्ल का इल्जाम था असल में कातिल कोई और था, और 25 बरस जो हैं उसके उस असीरी में गुजर जाते हैं जिसका हिसाब किसी के पास नहीं। अब इमरान खान का एक एक दिन इसलिए कीमती है क्योंकि पीटीआई का वोटर सपोर्टर जो है खान साहब के साथ जुड़ा हुआ है, और उन्होंने उम्मीदें लगाई हुई हैं कि वो बाहर आएंगे, जमहूरियत का प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे, और फिर वो अपने जो मामलात हैं हुकूमत के, उसमें अपना जोर लगाएंगे। लेकिन राय साहब, ये जज साहब ने अपना ज़हन बता दिया, और फिर इसके साथ साथ जो एक दूसरी दरख्वास्त आई है, खान साहब ने जो अपनी नाअहली वाला मामला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो हुआ, इसको भी अदालत में चैलेंज कर दिया है। वहां पर भी इनके वकील की गलती है। वकील साहब चाहते तो पहले ही ये प्रेयर आ सकती थी, और अब सुनने में ये आ रहा है जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, खबर ये आई है कि इतराज़ात लगाकर इसको फिक्स कर दिया गया है। और फिर जस्टिस जहांगीरी हैं गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, यू कैन करेक्ट मी अगर मैं गलत नाम ले रहा हूं, और फिर एक बाबर सत्तार साहब जो हैं, दूसरे जज गालिबन छुट्टी पर है। तो कहा यह जा रहा है कि बाबर सत्तार साहब किसी और के साथ इसको अब सुनेंगे। देखिए आशफी साहब, इस खबर के अंदर दो बड़ी खबरें छुपी हैं। एक तो जज अबुल हसनात ने ये जो लेक्चर दिया है दौरान समात, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं कोई लंबी तारीख डाल देता हूँ। असल में तो इस वक्त ट्रायल का जो एक सिलसिला शुरू होना है, इनकी कोशिश ये है कि अब बोगस तरीके से इस ट्रायल को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। इमरान खान साहब की हैसियत, यानी जो उनको गिरफ़्तार करने के बाद उनकी हैसियत एक मुजरिम की हैसियत बनाई गई थी तोशाखाना केस में, वो हैसियत मुजरिम से हटकर दोबारा मुलजिम की हैसियत बन गई। यानी उनके ऊपर अब कोई जुर्म साबित इस वक्त नहीं है, क्योंकि तोशाखाना की सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, उनको ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म जारी हो चुका है, और उसके बाद नाम नहाद जाली साइफर केस में उनको गिरफ़्तार किया गया। तो अब असल में प्लान ये बन रहा है, ये प्लान नहीं बन रहा कि इमरान खान साहब के केस में डिले किया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब की कुछ ज़मानत की दरख्वास्त तो यहाँ पर नहीं लगी हुई। यहाँ पर तो इशू ये है कि ट्रायल जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, और ट्रायल मुकम्मल करके इमरान खान साहब को सज़ा दी जाए। इमरान खान साहब का स्टेटस दोबारा से मुजरिम के तौर पर बहाल किया जाए, और उसके बाद फिर देखा जाए कि उस सज़ा के ख़िलाफ़ कहाँ पर जाकर अपील होती है। क्योंकि पहला जो आपके पास फोरम होगा, ये जो नाम नहाद सीक्रेट एक्ट अदालत है, इसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ पहला आपके पास जो अपील का फोरम होगा वो होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं, जस्टिस आमिर फ़ारूक, उनके मुतल्लिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करने वाले सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समातों को कवर करने वाले जो सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनसे पूछ लें कि जस्टिस आमिर फ़ारूक के मुतल्लिक किस किस्म का परसेप्शन है। और इस किस्म की एक आप कह लें तासुर है कि लिखे लिखाए फ़ैसले भी कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो ये सीक्रेट एक्ट अदालत का फ़ैसला होगा, इसके अगेंस्ट इमरान खान साहब को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, और मीन वाइल इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखते हुए ही इलेक्शन करवाए जाएंगे। अब दूसरी बड़ी खबर इसके अंदर ये छुपी हुई है कि जज अबुल हसनात ये कह रहे हैं कि मैं मेरिट पर फैसला करता हूँ,
मैं केस के मेरिट्स को देखता हूँ और अडयाला जेल में मुंतकली इमरान खान साहब के वकला की गलती थी, कोई गलती नहीं थी। ये तो हाशमी साहब बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की बात की है जज साहब ने, क्योंकि अटक जेल के अंदर बी कैटेगरी या ए कैटेगरी नहीं है, वहाँ पर सिर्फ सी कैटेगरी है। इमरान खान साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं और बोगस तरीन केस में चले उनको गिरफ्तार किया गया। यही जज हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को अदालत में पेश किए बगैर उनका जाली 14 रोज़ का रिमांड दिया, जुडिशल रिमांड। तो ये किस इंसाफ की, किस मेरिट की बात कर रहे हैं, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दूसरी बात, इमरान खान साहब के वकला ने बिल्कुल सही डिसीजन किया था कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। अडयाला जेल मुंतकिल करवाने के लिए जो दरख्वास्त दी गई थी वो इस बुनियाद पर दी गई थी कि अडयाला जेल में बेहतर कैटेगरी की क्लास मौजूद है। इमरान खान साहब को अगर ये बी क्लास में भी रखते, अव्वल तो उनका जो इस्तेकाक है वो ए क्लास का है, जहाँ पे आपको ए क्लास के अंदर एक बेडरूम मिलता है, उसमें एक एयर कंडीशनर लगा होता है, अटैच बाथ होता है, कम से कम एक जो मुशक्कती है वो आपको मिलता है, अखबार की सहूलत होती है, टीवी की सहूलत होती है, इसी तरह चहलकदमी की सहूलत होती है। नवाज शरीफ को तो 2 लॉन्स मिले हुए थे, 2 मुशक्कती मिले हुए थे, घर से खाना उनके लिए आता था। अब बजाय इसके कि जज अबुल असनात ये ऑर्डर करें कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल में बेहतर कैटेगरी की जेल होने के बावजूद, बेहतर कैटेगरी की सहूलियात होने के बावजूद, ये क्या अंधेर नगरी है कि इमरान खान साहब को सी कैटेगरी की जेल में रखा गया है। बजाय इसके कि इस अंधेर नगरी का नोटिस लें, बजाय इसके कि इस मामले पर वो जेल हुकाम को तलब करें, उल्टा वो ये कह रहे हैं कि देखें यहाँ इमरान खान साहब को ज़्यादा बुरे हालात में रखा गया। अगर उनको यहाँ ज़्यादा बुरे हालात में रखा गया है तो जज साहब ये तो आपकी साख पर सवालात खड़े होते हैं। यहाँ पर जो बेहतर कैटेगरी है उसके अंदर इमरान खान साहब को सहूलियात फराम करना या वहाँ पर मुंतकिल करवाना ये अदलिया का काम है ना। अब यहाँ पर अगर अंधेर नगरी के ज़रिए इमरान खान साहब को सी कैटेगरी में रातों रात सी कैटेगरी की जेल में मुंतकिल किया गया, और आज मैं लतीफ़ खोसा साहब को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि एक और तंगो तारीख सेल में, उससे भी छोटे सेल में इमरान खान साहब को मुंतकिल कर दिया गया। तो जो इंटेंट था पीटीआई के और इमरान खान साहब के वकला का, ये कोई भी वकील होता उसका डिसीजन बिल्कुल ठीक था। ये जज अबुल असनाद तो ये बता रहे हैं कि जैसे अटक जेल में कोई बड़ा एहसान किया हुआ था इमरान खान साहब पर, और अडयाला जेल में वो कोई एहसान जो है वो ख़त्म हो गया। अडयाला जेल में जो इमरान खान साहब के लिए कैटेगरी बनती है, आप इंश्योर करें कि इमरान खान साहब को वो सहूलियात मिले, इमरान खान साहब को घर से खाने की इजाज़त मिले। नवाज शरीफ के सामने और शरीफ ख़ानदान जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सिसिलियन माफिया और गॉड फादर कहा था, उधर जज साहब आपके और आपकी अदलिया के पर जलते थे। उधर जो रोज़ाना रंग बिरंगे दिन में खाने आते थे नवाज शरीफ के लिए, और उनको जो 2 मुशक्कती मिले हुए थे, उनको एयर कंडीशनर भी मिला हुआ था, उनको 2 लॉन भी मिले हुए थे, तो वहाँ पर तो आपने इस किस्म की बातें नहीं की। तो बजाय इसके कि एक जज के तौर पर वो अंधेर नगरी का नोटिस लें, वो तो एक सास की तरह, एक रवायती जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बना है उस तरह के ताने दे रहे हैं पीटीआई के वकला को। और ये मैं आपको बाय द वे बताऊँ, ये एक लॉन्च की गई स्टोरी है, इसका कोई सहाफ़ी यानी शायद नहीं है कि जज साहब ने ये कहा और पीटीआई के वकला ने अपनी गलती तस्लीम कर ली, क्योंकि वहाँ पे तो कोई सहाफ़ी था नहीं, वहाँ पे कोई आम शहरी तो हियरिंग सुनने के लिए नहीं था। आपने सुप्रीम कोर्ट की समातें कवर की हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, आम लोग भी वहाँ पर होते हैं, सहाफ़ी भी होते हैं, मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर होते हैं उन केसेस के वो भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ जज साहब हैं और वो वकला हैं और कोई भी मौजूद नहीं है। नंबर 2 कि जो जज अबुल असनाद साहब कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम लंबी तारीख दे दें और अगर आप चाहते हैं तो हम चालान की जो नकूल है वो फराम कर दें, ये कभी ना कभी तो ट्रायल होना है। पहले तो जज साहब से ये पूछा जाए कि क्या कभी पाकिस्तान की तारीख में या कोई कानून ऐसा है कि जिस केस में आपको गिरफ्तार किया जाए, अदालत में पेश किए बगैर उस केस में मुलजिम का जुडिशल रिमांड दे दिया जाए, जो कि आपने दिया। तो वो रिमांड आपने कैसे दिया? फिर इसी केस में इमरान खान साहब की जो ज़मानत मुस्तरद की गई वो किन बुनियादों पर की गई?
जिस साइफर की बुनियाद पर आपने जमानत मुस्तरद की कि इमरान खान साहब ने साइफर की कॉपी कोई आगे पीछे कर दी, वो तो दफ्तर खारजा कह रहा है कि हमारे पास मौजूद है। वो साइफर की कॉपी शहबाज शरीफ के पास भी मौजूद है। वो साइफर की कॉपी चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के पास भी मौजूद है। वो साइफर की कॉपी पूरी फौजी क़यादत जो जनाब बाजवा, जनाब फैज़ हमीद, उस वक्त की फौजी क़यादत और मौजूदा फौजी क़यादत के पास भी मौजूद है। तो ये तो एक ऐसा ओपन एंड शट केस है कि पूरी कानूनी बरादरी, ऐसे वकला जिनका ताल्लुक नून लीग से भी है, वो भी ये कह रहे हैं कि तोशाखाना केस में तो इन्होंने जालसाजी से फिर भी कोई 1% जान डाल ली थी। इस साइफर के केस में तो कोई जान नहीं है। एतजाज एहसन का भी आज मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर साइफर जैसा बोगस मुकदमा, ये पाकिस्तान की अदालती निज़ाम पर और अदालती जो इस वक्त चीफ जस्टिस साहब की अदालती एक आप कह लें निज़ाम चल रहा है, इसकी साख पर एक स्याह धब्बा है। तो ये पता नहीं कि इसको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि देखें मैंने वहाँ पे ये सहूलतें फराम करवा दी थी और यहाँ पर सहूलतें नहीं हैं, और फिर ऑप्शन भी दे रहे हैं कि जल्दी ट्रायल मुकम्मल करवाना है या लेट ट्रायल मुकम्मल करवाना है। असल प्लान तो ये है कि इमरान खान साहब को हर सूरत में जेल के अंदर रखना है ताकि इमरान खान साहब जेल में हों और इस दौरान इलेक्शन करवाया जाए। इसके ऊपर टॉप अप प्लान ये है, क्योंकि सर्वे ऐसे आ गए हैं कि इमरान खान साहब जेल में भी हुए तो तब भी पीटीआई 66% से ज़्यादा वोट लेकर कामयाब हो जाएगी, सिर्फ अगर इंतखाबी निशान उनका बैलेट पेपर पर आ गया। तो प्लान अगला ये बन रहा है कि तहरीक इंसाफ को कलअदम कैसे करना है इलेक्शन से पहले, ताकि वो शरीफ ख़ानदान और वो जरदारी ख़ानदान दोबारा मुसल्लत हो जाए पाकिस्तान पर, जिन्होंने पाकिस्तान में सिर्फ 30 साल तक लूट खसूट की है, 30 साल में मुल्क को 1 इंच आगे नहीं बढ़ाया, अपने अरबों खरबों रुपए के असासे बैरून मुल्क उन्होंने पार्क किए, और यहाँ पर पिछले 18 माह की जो इनकी हुकूमत आई, लोगों को खुदकुशियाँ करने पर मजबूर कर दिया। तो ये सब कुछ उनको दोबारा से मुसल्लत करने के लिए हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये जस्टिस फैज़ ईसा की साख पर सवाल है। टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और जस्टिस फैज़ ईसा को फिर तारीख कैसे जज करेगी, ये जस्टिस फैज़ ईसा को जस्टिस बंदयाल से सीखना चाहिए कि उनको तारीख कैसे जज कर रही है। अच्छा भाई साहब, खबर ये आई है कि पीटीआई के सदाकत अब्बासी साहब, आपने इनको हमेशा टेलीविजन स्क्रीन पर इमरान खान की वकालत करते हुए देखा। कुछ अरसे से ना ये गायब थे। ये फ़ारूक हबीब और फिर इससे पहले उस्मान डार और 1-2 और शख्सियात भी हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है। लेकिन हुआ ये कि सदाकत अब्बासी साहब के बारे में खबर ये आ रही है कि डॉन न्यूज़ ने इनका प्रोग्राम जो है, आदिल शाहजेब कोई एंकर हैं, उनके पास ही आए या लाए गए, व्हाटएवर जो रिपोर्ट हुआ है सोशल मीडिया पर, बल्कि अब तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी रिपोर्ट हुआ है, और उसमें ये बताया गया कि इनका प्रोग्राम रिकॉर्ड किया गया और बाद में ये कहा गया कि जनाब, क्योंकि ये पॉलिसी के ख़िलाफ़ है और जिस संगीन नौयत के इल्ज़ामात इसमें लगाए गए, यानी 9 मई के जो सारे मास्टरमाइंड हैं वो इमरान खान, और इसका इल्ज़ाम बुशरा बीवी पर लगाया गया। और फिर डॉन की जो मैनेजमेंट है उन्होंने इसको नहीं चलाया और अभी तक ये इंटरव्यू नहीं चला। लेकिन राय साहब, अब ऐसे वक्त में जब उस्मान डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, फ़र्क ये था कि उन्होंने इंटरव्यू दे दिया। अब ये दूसरा इंटरव्यू तैयार है। हम मज़ीद इंटरव्यूज़ देख सकते हैं, हो रहे होंगे कहीं ना कहीं इस वक्त जब आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी न किसी टेलीविज़न चैनल पर कोई ना कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा होगा। फ़ारूक हबीब साहब भी लिस्ट में हैं। क्या आपको लगता है कि कुछ और लोग भी इंटरव्यूज़ देंगे? और व्हाट यू मेक आउट ऑफ दिस सर? कोई फ़र्क पड़ेगा? इनका सियासी करियर ख़त्म हो जाएगा या फिर इनकी सियासत जो है वो अब शुरू हुई है? देखिए आशमी साहब, इस मामले को समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि सदाकत अब्बासी कौन है और शाहिद खाकान अब्बासी कौन है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, और सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू करना क्यों बहुत ज़रूरी हो गया था, ये बड़ा अहम नुक्ता है। क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी ये खाकान अब्बासी के बेटे हैं, जो कि ओजड़ी कैंप के वाक़े में एक उनकी गाड़ी के ऊपर मिसाइल लगा था और वो जाँ बहक हो गए थे। और खाकान अब्बासी के बेटे शाहिद खाकान अब्बासी ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और नून लीग के उम्मीदवार को शिकस्त दे दी।
ऐसे हल्के से, यानी ये जो आपका मरी कोटा का हल्का है और कोटली सतिया का, ऐसे हल्के से जो कि नून लीग का गढ़ था, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से। ये 1988 की बात है। उसके बाद से, यानी उसके बाद से शाहिद खाकान अब्बासी कभी भी यहाँ से इलेक्शन नहीं आ रहे, हमेशा वो इलेक्शन जीतते रहे। शाहिद खाकान अब्बासी जो 1999 का तैयारा साजिश केस था, जिसमें नवाज शरीफ पर यह इल्ज़ाम लगा था कि वो तैयारा साजिश केस में मुलव्विस थे और साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का तैयारा रोकने की कोशिश की, अगरचे वो एक बोगस इल्ज़ाम था, यानी नवाज शरीफ की हुकूमत इंतहाई गैर मकबूल थी, लेकिन उस इल्ज़ाम को बुनियाद बनाकर किसी हुकूमत को, किसी मिलिट्री डिक्टेटर को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो इस तरह के इक़दामात को बहाना बनाकर किसी की हुकूमत गिरा दे, कोई सिविलियन हुकूमत गिरा दे। लेकिन ये बाद में लांडी जेल में भी रहे, इन्होंने जेलें भी काटी और फिर ये मुसलसल इलेक्शन जीतते गए। लेकिन आशफी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी की सियासी इजारादारी सदाकत अब्बासी ने आकर ख़त्म की इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी की वजह से। 2018 का इलेक्शन 30 साल के बाद 2018 का इलेक्शन जो है, ये शाहिद खाकान अब्बासी सदाकत अब्बासी के हाथों हारे। अच्छा, शाहिद खाकान अब्बासी को पता चल गया था कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसकी एक वेव है, तो उन्होंने इस्लामाबाद की भी एक नशिस्त से इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो इस्लामाबाद की नशिस्त से भी हार गए, दोनों नशिस्तें हार गए। उसके बाद में उन्हें एक नशिस्त से, जो इलेक्टेबल्स की नशिस्त है, नून लीग ने वहाँ से इलेक्शन लड़ा के उनको कौमी असम्बली में वो लेकर आए थे। तो सदाकत अब्बासी इस वजह से आपके कौमी मंजरनामे पर अहमियत अख्तियार कर गए थे कि शाहिद खाकान अब्बासी से 30 साल बाद उन्होंने नशिस्त छीनी। उसके बाद 9 मई के वाक़यात के बाद और इससे पहले भी PTI को जिस तरीके से जनाब बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट ग्रिल कर रही थी और क्रश करने की कोशिश कर रही थी, तो सदाकत अब्बासी बहुत मजबूती के साथ इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे। अब चूंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का मजाक बन गया था, ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, यहाँ तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज तो अदालत के अंदर रो पड़े कि हम रिहा करते हैं और दूसरी जानिब फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है और असद उमर को उसी सूरत रिहाई मिलेगी हमारे फैसले के बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो अब एक नया सिलसिला शुरू किया गया कि इंटरव्यूज़ करवाए जाएं ताकि थोड़ा सा ये मामला कुदरती मामला लगे, आगे से सवाल जवाब भी हो। तो उस्मान डार के बाद सदाकत अब्बासी, जो कि कुछ अरसा पहले गायब कर दिए गए थे, उसके बाद उनका इंटरव्यू ये जो आदिल शाहजेब साहब ने किया है। और ज़ाहिर है हाशमी साहब, किसी भी सहाफ़ी के पास कोई स्टोरी आए तो वो स्टोरी करता है, उसको ज़राए से स्टोरी मिलेगी, उसको कोई अच्छी स्टोरी मिलेगी तो वो स्टोरी करेगा। हाँ, करनी चाहिए, उस सहाफ़ी का कसूर नहीं है जी। हाँ, करनी चाहिए और इंडिपेंडेंट, लेकिन इंडिपेंडेंट सवाल भी करने चाहिए ना। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी ये हमने देखा नहीं है ये इंटरव्यू, लेकिन आई बिलीव के अगर ये इंटरव्यू, उस्मान डार तो देखा ना आपने उस्मान डार का तो इंटरव्यू देखा तो मैंने देखा तो, लेकिन मैंने काम किया हुआ है आदिल शाहजेब साहब के साथ भी, तो ये जब तक इंटरव्यू ऑन एयर ना हो तो इसके मुतल्लिक कहा नहीं जा सकता कि किस किस्म के सवालात हुए होंगे। अच्छा, लेकिन इसके अंदर सबसे अहम बात यह है कि इस इंटरव्यू की हैसियत क्या होगी, यानी एक ऐसा इंटरव्यू जो कि किसी शख्स के अगवा किए जाने के 20-25 दिन के बाद हो रहा हो और उसके बाद इंटरव्यू के बाद उस शख्स ने उन्हीं लोगों के पास दोबारा चले जाना है, तो क्या वो कि आज़ादाना तरीके से अपनी राय का इजहार कर सकता है? मिसाल के तौर पर अगर किसी को कोई डाकू अगवा कर लें, कोई चोर अगवा कर लें या कोई किसी शख्स को, और उसको टीवी पर बिठा दिया जाए और उसको ये पता हो कि दोबारा ये अगवाकार मुझे ले जाएंगे, तो वो आज़ादाना तौर पर तो अपनी राय का इजहार नहीं कर सकता। इसलिए ना उस्मान डार का ये जो इंटरव्यू है इसकी कोई अहमियत है, ना ये सदाकत अब्बासी के इंटरव्यू की कोई अहमियत है। ये इसी तरह है कि पुलिस कस्टडी में लोग अपनी जान बचाने के लिए, पुलिस के वहशियाना तशद्दुद से बचने के लिए, वो आप कह लें कि नाम निहाद एतराफ़ी बयानात दे देते हैं, लेकिन अदालत में जब वो पेश होते हैं तो वो बता देते हैं कि हमसे ज़बरदस्ती बयान लिया गया और उस बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। लेकिन अब आप इंटरव्यू करवाएं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाएं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा के 321 तादाद होगी या PTI के रहनुमाओं की जिनको PTI छोड़ने पर मजबूर किया गया,
जबर के तहत जिनके कारोबार तबाह किए गए, जिनको हिरासा किया गया, कुछ लोग अभी भी डटे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद चूंकि अवाम इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं, 74%, हर सर्वे ये बता रहा है कि 74 से 76% तक लोग इमरान खान साहब के साथ हैं। तो ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है। ये इंटरव्यूज, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह सब कुछ, सारी जो एफर्ट है ये सारी ज़ाया हो गई है, क्योंकि इमरान खान साहब, परवेज़ खटक चले गए, असद उमर चले गए, फवाद चौधरी चले गए। इमरान खान साहब किसी नो आमूज को भी टिकट देंगे तो वो जीतेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रहे, ये सर्वेज कह रहे हैं। सर्वेज ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का इंतखाबी निशान सिर्फ बैलेट पेपर पर आ गया तो शरीफ ख़ानदान के उम्मीदवारों की ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी, और इसके मुज़ाहिर हम शरीफ ख़ानदान की ये छोटी छोटी जलसियाँ और जो कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, इसके मुज़ाहिर हम उसके अंदर देख रहे हैं। आगे जाकर डिस्कस भी करते हैं कि शहबाज शरीफ के साथ क्या कुछ हुआ है। तो इसलिए ये इंटरव्यूज़, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लोग इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं। अगर रिग्ड इलेक्शन हो भी गया तो उसकी ना कोई इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होगी, ना उससे कोई सियासी या माशी इस्तेकाम आएगा। राज साहब, तीन चीजें मैं चाहूंगा कि ये पहले आपके सामने रख दें और फिर इस पे तजिया ले लेते हैं। एक तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने बल्ले के निशान की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। अनोखी ख्वाहिशें, अनोखे लाडले हैं जो खेलने को चांद मांग रहे हैं। ये बल्ला है, क्या इन्हें मिल पाएगा? इस पे आपकी राय हम जानेंगे। और फिर राय साहब, शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी को रोका गया, अवाम ने रोका है, किसी ताकतवर ने नहीं रोका। ये वो अवाम है जिसके ऊपर मुजालिम ढाए जाते हैं। सियासतदान महंगी महंगी गाड़ियों में पाकिस्तान की अवाम को लूटते हैं। उनका पैसे, उनके नाम पर जो भीख मांगी जाती है दुनिया भर से, ये भीख कहीं और पार्क कर दी जाती है। तो शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी को रोका गया है और अवाम ने रोका, और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, गालियां निकाली गई और बहुत कुछ वहां पे हुआ। अब ये भी देखना होगा कि क्या इस पर भी अवाम पाकिस्तान के, रियासत पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ कोई एफआईआर काटती या नहीं काटती, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब हॉट फेवरेट हैं, कल को वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। उनकी पार्टी और उनके लोग यही कहते हैं। व्हेन आई से दिस थिंग सर, कि ये अगले वज़ीर आज़म होंगे और इन्हें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का इनके नाम के ऊपर क्रॉस नहीं लगा हुआ बल्कि टिक लगा हुआ है। तो राज साहब, शायद ये बात नून लीग लंदन कैंप को पसंद नहीं आएगी, और ऐसा लग रहा है कि शायद इस वाक़े के बाद शहबाज शरीफ साहब को वापस दोबारा लंदन आकर नवाज शरीफ को बताना पड़ेगा कि भाईजान, पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं है, हमारा बयानिया हमारे समेत जो है मलिया मेट हो चुका है, और अगर आप इन हालात में आए तो हालात ख़राब हो जाएंगे। राय साहब, क्या ट्विस्ट यही है या फिल्म में ट्विस्ट कुछ और है? ये जो फिल्म पाकिस्तान की अवाम को दिखा रहे हैं और ये एक बयानिया है, चूंकि इरफान सदीकी साहब को क्या ज़रूरत पड़ी थी आकर ये कहने की कि जनाब 21 अक्टूबर ही फाइनल डेट है और इसमें रीस्केड्यूल करने की हम बात जो है वो सोच भी नहीं सकते, नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। आपको लगता है ये पहली वाली बात ठीक है, या फिर ये दूसरी कहीं ना कहीं ट्विस्ट मौजूद है जो शहबाज शरीफ साहब बताना नहीं चाहते? दो ट्विस्ट हैं हाशमी साहब, इसके अंदर दो बड़ी खबरें छुपी हैं। पहले तो ये देखना होगा कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी ये कौन है। ये नवाज शरीफ की तकरीरें लिखते थे, इससे पहले ये कॉलम लिखते थे और इनके मुतल्लिक ये तासुर था कि ये नून लीग के हक़ में कॉलम लिखते हैं। उसके बाद जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने तो ये नवाज शरीफ के एडवाइज़र बन गए और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ही, प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही बैठते थे। और नवाज शरीफ ने इसी वजह से कि चूँकि ये उनकी तकरीरें लिखते थे, बाद में इसके नताइज भी इनको भुगतना पड़े। इनके ऊपर एक बोगस केस भी बनाया गया था, किरायादारी केस में इनको गिरफ़्तार कर लिया गया। वो सिर्फ इस वजह से कि नवाज शरीफ के साथ इनकी एक, आप कह लें कि सियासी ताल्लुक़ था। लेकिन बहरहाल ये नवाज शरीफ के कैंप के एक हार्ड कोर रहनुमा हैं अब बने हुए, इसी वजह से इनको नवाजा गया और इनको सेनेटर बनाया गया। इसी तरह परवेज़ रशीद, उनको भी इसी वजह से सेनेटर बनाया गया था, लेकिन पिछली मरतबा उनके कागजात नामजदगी इस्टेब्लिशमेंट ने मुस्तरद करवा दिए, क्योंकि डॉन लीग्स के हवाले से फ़ौज के अंदर परवेज़ रशीद के ख़िलाफ़ बड़ा एक रिजेंटमेंट था। तो परवेज़ रशीद के मामले पर शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को मशवरा दिया कि दोबारा से हमें फ़ौज से हेड ऑन नहीं होना चाहिए और इस तरह से सींग नहीं फंसाने चाहिए। तो परवेज़ रशीद जो हैं, इनके सेनेटर के लिए जो कागजात नामजदगी थे वो मुस्तरद हो गए थे और किसी हद तक मेरिट पर भी हुए थे, क्योंकि इनके एरियर्स ये पंजाब हाउस में आके डेरे जमा लेते थे
और इन्होंने वहाँ पर जो पंजाब हाउस का किराया वगैरह देना था, जो बकायाजात थे वो नहीं दिए हुए थे। आखिरी दिन ये चेक लिए फिर रहे थे, बकायाजात लिए, लेकिन उस वक्त उनसे ये बकायाजात नहीं लिए गए। आप ये कह लें कि कसूर तो इनका भी था, लेकिन असल इशू यही था कि इस्टेब्लिशमेंट को नहीं मंजूर था कि इनके कागजात नामजदगी मंजूर हों। अच्छा, अब इरफान सिद्दीकी इसलिए ये कह रहे हैं कि हमने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन यहाँ पर सबसे पहले ये बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ किसी सूरत नहीं चाहते कि नवाज शरीफ वापस आएँ, क्योंकि ये अगला जो धांधली ज़्यादा इलेक्शन है, इसके अंदर शरीफ ख़ानदान के किसी एक शख्स ने प्राइम मिनिस्टर बनना है अकॉर्डिंग टू द प्लान। अगरचे ये प्लान, इसको एग्जीक्यूट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी अवामी ताकत है। तो अब जंग ये है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि इस धांधली ज़्यादा इलेक्शन के नतीजे में मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, और शहबाज शरीफ पूरा जोर लगा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मैं बनूं, और इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए भी जोर लगवा रहे हैं। अब आज के दिन में इन्होंने एक और ख़बर लॉन्च करवाई कि एक जो शहबाज शरीफ के कैंप के लोग हैं वो नवाज शरीफ को ये कह रहे हैं कि अभी हालात ठीक नहीं हैं, जो महंगाई है उसकी वजह से लोग हमसे कुछ तंग भी हैं, तो इस वजह से अभी फ़िलहाल आप वापस ना आएँ। अब ये जानबूझकर खबर लॉन्च करवाई गई है कि किसी तरीके से नवाज शरीफ को रोका जाए। शहबाज शरीफ यहाँ तक गेम कर रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ आए तो उनके इस्तकबाल के लिए नून लीग के अंदर से वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मफाहमत चाहते हैं, यानी शहबाज शरीफ के अपने लोग, वो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए नहीं जाएंगे। नवाज शरीफ का इस्तकबाल नहीं होगा तो उनकी सियासत को नुकसान पहुँचेगा। तो इस तरह के हीले बहाने करके नवाज शरीफ की परवाज़ रोकने की कोशिश कौन कर रहा है? शहबाज शरीफ, ताकि वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएं धांधली ज़्यादा इलेक्शन के नतीजे में। और ये पूरी बात मरियम नवाज़ को भी पता है। तो इस वजह से इरफान सिद्दीकी को, ये सेनेटर इरफान सिद्दीकी को ये बयान देना पड़ा कि 21 तारीख को नवाज शरीफ की जो वापसी है ये हतमी है, और बाकी लोग इसके ऊपर कोई मशवरे वगैरह ना दें। लेकिन आशफी साहब, नवाज शरीफ जब आएंगे इससे तो ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ही एक और बोझ पड़ जाएगा कि अब नवाज शरीफ का क्या करना है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट तो नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करने के लिए भी क्या को अदलिया के ऊपर दबाव डालेगी। उसके बाद नवाज शरीफ को वोट कैसे डलवाए जाएंगे, नवाज शरीफ के मुकदमात कैसे ख़त्म होंगे, फिर इमरान खान साहब की जो इतनी बड़ी अवामी ताकत है उसके मुकाबले में नवाज शरीफ को सियासी अखाड़े में कैसे उतारा जाएगा। तो ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बहुत बड़ा इम्तहान है। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि नवाज शरीफ आएँ, और उनके लिए जो पहली बहुत बड़ा बोझ है कि शरीफ खानदान को कैसे जितवाना है, इस बोझ में मजीद इजाफा हो जाए। बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स जी, आज के शो था हमारा, अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।